और ये तस्वीर उस वक्त की जब प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे। देखिए कितना भयावह ये हादसा, जहां पर विमान क्रैश हुआ वहां पर विमान के मलबे जगह जगह पर विमान के टुकड़े गिरे हुए हैं। विमान का मलबा हर तरफ नजर आ रहा है और आसपास जितनी इमारतें हैं वो देखिए कैसे शमशान की तरह ये पूरा इलाका दिख रहा है। इस इलाके में जितने पेड़ पौधे और जितने मकान वो सब कुछ जल गया। मेस है ये, मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते थे, आराम करते थे और उन्हें भी बड़ा नुकसान हुआ। जो गाड़ियां यहाँ पर थी वो गाड़ियां पलक झपकते ही राख में तब्दील हो गई हैं। एक हरा भरा इलाका, गुलजार रहने वाला इलाका पूरी तरह से शमशान में तब्दील हो गया। प्रधानमंत्री ने इलाके का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि कैसे यह हादसा हुआ था। विमान की टेल इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि एक मकान में ऊपर फंसी हुई दिख रही है। विमान का विंग भी टूटकर बिखरा हुआ है लेकिन वो जला नहीं है। उसकी स्थिति देखिए, जला नहीं है। ब्लैक बॉक्स जो कि टेल में ही रखा होता है वो ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, जिसमें हादसे की असल वजह सामने आ सके उसकी मदद से। कितने बड़े एरिया में विमान का मलबा गिरा हुआ है। जिस वक्त यह हादसा हुआ लंच का टाइम था। बड़ी संख्या में जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं और जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, वो मेस में थे। कोई खाना खा रहा था, कोई आराम करने अपने कमरे में आया था और जब यह हादसा हुआ उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि इस तरह से हादसा हो सकता है उनके साथ। एक दो नहीं, लगभग आधा दर्जन ये इमारतें हैं जो कि राख हो गई हैं। इन इमारतों को देखकर आप ये सोच भी नहीं पाएंगे कि हादसे से पहले ये जगह गुलजार थी और अभी यहां मातम और हादसे के निशान दिख रहे हैं। सिर्फ शवों के टुकड़े जगह जगह फैल गए थे। रेस्क्यू की टीम ने शवों को हटाया। कल देर रात आखिरी शव बरामद किया गया। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जो मलबा है विमान का उसे हटाना है, बर्बादी के हर निशान को हटाना होगा। लेकिन फिलहाल एयर इंडिया की जो टेक्निकल टीम है वो भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, वो भी साइट पर मौजूद है। प्रधानमंत्री ने सभी से जानकारी ली हादसे को लेकर और हादसे के बाद क्या क्या हुआ है वो जानकारियां भी प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से ली। बताया जा रहा है कि विमान का दोनों इंजन फेल हो गया था। टेक ऑफ के लिए जितने फ्यूल की जरूरत थी इंजन को वो पहुंच नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से ही विमान और ज्यादा ऊपर नहीं जा सका। उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और विमान क्रैश कर गया। महज 15 सेकंड ही विमान ऊपर उठ पाया था और उसके बाद वो नीचे आने लगा और 17 सेकंड में ही जमीन से टकरा गया और एक बड़ा विस्फोट हुआ। 2.25 लाख लीटर फ्यूल होने की वजह से एक बड़ा धमाका हुआ और आसपास के पूरे इलाके को भी, एक बड़े इलाके को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। जब धमाका हुआ तो कुछ इमारतें टूटी हैं और कुछ में आग लग गई। तो आपको बता दें 1.25 लाख लीटर फ्यूल था, 1,25,000 लीटर फ्यूल, जिसमें एक बार में आग लगी। आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा भयानक वो हादसा होगा। कई तस्वीरें हादसे के वक्त की भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और ये प्रधानमंत्री की मौजूदगी उस वक्त साइट पर, अब से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली। हादसे की असली वजह क्या रही और क्या ऐसी परिस्थितियों में कैजुअल्टी को कम किया जा सकता है। एयरपोर्ट के आसपास रिहायशी इलाके
उनकी जो गाइडलाइंस होती हैं, हालांकि यहाँ पर उन गाइडलाइंस का पूरा पालन किया गया था, बावजूद इसके इस तरह का हादसा होना कि उनका डीएनए सैंपल ले पाना ही बहुत बड़ी चुनौती होती। मैंने देखा था मॉर्चरी में जाके छोटे छोटे कपड़े के टुकड़ों में लोगों के रिमेन्स रखे हुए थे। बड़ा हृदय विदारक दृश्य था। ज़्यादातर लोग केरल कासरगोड के इलाके के थे। वो कवरेज मैंने की थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ डीएनए सैंपल उनके परिजनों के तो ले लिए जाएंगे, लेकिन जो शव बहुत ज़्यादा जल गए हैं उनके डीएनए सैंपल लेके उससे मैच कराना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहचान करना मुश्किल है किसका कौन सा अंग है। कल रात में 10 बजे के आसपास जो मैंने देखा था एक शव जो लाइव के दौरान ही बरामद हुआ था और हमारे कैमरा पर्सन कमल देव ने दिखाया था, सिर्फ पैर का एक हिस्सा मैं देख पाया पूरी बॉडी में। तो ये इस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं। जांच रिपोर्ट अपनी जगह पर है, लेकिन जो चुनौतियां हैं मुख्य वो ये कि 241 लोग जो प्लेन में थे और बाकी लोग जो इस हॉस्टल में थे, उनके जो रिमेन्स हैं वो उनके परिजनों तक पहुंचे, सम्मानपूर्वक उनके धर्म के फेथ के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, अंतिम क्रिया कर दी जाए, ताकि कम से कम दुर्भाग्यवश जो कुछ हुआ उसके बाद परिजनों को थोड़ा सुकून मिले कि उनके अपने सही सलामत नहीं सही, लेकिन उनकी याद कम से कम उनके पास है, जहां भी जिस तरीके से भी धार्मिक संस्कार वो करते हैं। तो ये चुनौतियां आएंगी और ये चुनौतियां वहां भी आई थी। मैंगलोर में भी कई हफ्ते कई महीने तक कुछ जो शव थे उनके डीएनए सैंपल मैच नहीं हुए और आखिर एक एक डीएनए सैंपल एक एक शव पर कई लोग दावे कर देते हैं, कुछ अंगूठी देख के, कुछ अगर इस तरह की के शव होते हैं तो ये चुनौती आने वाली है। प्रशासन के सामने पूरी व्यवस्था है। अब तो टेक्नोलॉजी और ज़्यादा 2010 के मुकाबले उन्नत है और कल गृह मंत्री ने खुद कहा था कि हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास लैब्स हैं, हमारे पास पर्याप्त संख्या में लोग हैं कि जो सारे डीएनए सैंपल यहीं अहमदाबाद में मैच कर लिए जाएंगे। उसके लिए किसी को बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं। उम्मीद करते हैं कि सारे परिजन 241 लोग जो प्लेन में थे और बाकी जो लोग जूनियर डॉक्टर्स या एमबीबीएस डॉक्टर्स इन छात्रावासों में रह रहे थे, कैंटीन में खाना खा रहे थे, जिनकी जान चली गई है, जो अभी भी गंभीर हालत में है, जिनका इलाज चल रहा है, उन सबको उचित व्यवस्था मिले, परिजनों को कम से कम उनके प्रियजनों के रिमेन्स मिल जाएं और सही रिमेन्स मिल जाएं। ये चुनौती अभी बनी हुई है रूबिका। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि परिजनों को उनके अपनों के शव मिल सकें, क्योंकि डीएनए मैच कराना इतना आसान भी नहीं होगा। और इसी बीच एक और खबर, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की बहन ने डीएनए जांच के लिए अपना ब्लड सैंपल दिया है। बड़ी खबर आ रही है। विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी कल इस प्लेन में सवार थे, लंदन जा रहे थे अपने परिवार से मिलने, लेकिन तब हादसे में उनका भी निधन हो गया। उनके डीएनए मैच के लिए उनकी बहन ने ब्लड सैंपल दिया है, लेकिन बड़ी चुनौती है शवों की, यानी कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके रिमेन्स का डीएनए टेस्ट करना। शव इतनी बुरी कंडीशन में है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दिल को दहला देने वाला ये मंजर है इस वक्त अहमदाबाद में। अगल बगल आप देखिए घनी आबादी है, हरियाली है, जिंदगी सामान्य तौर पर चल रही है, लेकिन ये इलाका जहां पर प्लेन क्रैश हुआ, जहां पर हादसा हुआ, ये शमशान की तरह ही नजर आ रहा है। अब एक मिलान होगा, यहाँ से एम्बुलेंस से वो परिजन साथ लेकर निकलते जाएंगे। अभी फिलहाल चूंकि यह प्रक्रिया शुरू की गई है रूबिका, तो इसलिए अभी हमें एम्बुलेंसेस का मूवमेंट कम दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ये प्रक्रिया पूरी होती जाएगी। कल अभी एक दिन बीत जाएगा, 72 घंटे अमूमन इसमें लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शाम तक काफ़ी ज़्यादा शवों के शिनाख्त होने की उम्मीद है और कल तक तो संभवतः कल या परसों तक सारे शवों की शिनाख्त हो जाएगी। देखिए ये तस्वीरें देखिए, एम्बुलेंस ट्रॉमा सेंटर के पोस्टमार्टम हाउस के ठीक सामने यहाँ पर खड़ी हैं, तैनात खड़ी हैं, स्टाफ सारे तैनात खड़े हैं और कोशिश यही की जा रही है कि अब इस दर्दनाक हादसे के बाद किसी को कोई दिक्कत न हो, कम से कम इन पार्थिव शरीर के अंतिम यात्रा में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए मुकम्मल तैयारी और बाकायदा निर्देश गृह मंत्री की तरफ से पीएम की तरफ से दिए गए हैं और पीएम के इस दौरे के बाद भी अब सब मुस्तैद हैं और सब यहाँ पर खड़े हुए हैं और किसी भी वक्त इस पोस्टमार्टम हाउस से निकल सकता है। देखिए रूबिका, एक और तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये जो पोस्टर्स हैं, लगातार रिलेटिव्स ऑफ पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कसौटी भवन बीजे मेडिकल कॉलेज, मतलब कि
ये इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए हैं, हेल्पलेस लगाई गई हैं। इसके अलावा जो भी हो सकता है अब वो यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और गृह मंत्री और पीएम के निर्देश के बाद ये बैठकों का दौर और तेज हो गया है और इस तरीके के इंतजामात यहाँ पर देखे जा सकते हैं पीएम की यात्रा के बाद, पीएम की यहाँ पर विजिट के बाद। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्रैश साइट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ ये प्लेन, वहाँ पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कैसे ये दुर्घटना हुई, आखिर कैसे उड़ान के ठीक 2 मिनट के बाद ही ये जो प्लेन थी बोइंग 171 वो किस तरह से इस बिल्डिंग से टकराई जो रेजिडेंशियल डॉक्टरों के लिए बनाया गया था। और जो 4 से 5 बिल्डिंग है, आप उनकी हालत देख सकते हैं किस तरह से। एक तरफ वी आर फ्रॉम आनंद, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है और कल हम CNBC देख रहे थे और उसमें स्लाइड में मैसेज आया कि प्लेन क्रैश इन अहमदाबाद। तो फिर हमने फ्लाइट नंबर कंफर्म किया और उसके बाद यहाँ आए और सब ये चलता है उसके बाद। तो ओके, आपकी बेटी थी वो, क्या नाम था उनका? कीनल मिस्त्री। तो आप लोग एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने आए थे सबको? हाँ, एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने आया था मैं और उनका मम्मी। फिर हम निकल गए तो हम आनंद एंटर हुए अभी तो इधर अहमदाबाद से एक कॉल आया कि एक फ़्लाइट क्रैश हो गया है, आपकी लड़की कौन सी फ़्लाइट में थी? तो हमने बोला कि एयर इंडिया ही हुआ था क्रैश। तो हमने बोला वही है। तो फिर हम उधर से हम रिटर्न तुरंत दूसरे हमारे दोस्त लोग दूसरी गाड़ी लेके आ गए। तो आपके सैंपल्स लिए गए यहाँ पर? DNA सैंपल लिए गए हैं और अभी एक बाकी है तो DNA सैंपल दे रहे हैं अभी। हाँ। तो और प्रशासन ने क्या बोला कि DNA की रिपोर्ट कब तक आ पाएगी, कब तक बॉडी दे पाएंगे? 72 आवर्स बोले। 72 आवर्स बोल रहे हैं अभी। या तो रूबिका, देखिए जिस तरीके से जो विक्टिम फैमिलीज है वो इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निराश हैं। हर एक अलग अलग जगह से जो फैमिलीज है वो यहाँ पर पहुँच रही हैं, अपने सैंपल्स दे रही हैं। 72 घंटे का यहाँ पर समय लगेगा। तो इस तरीके की जो फैमिलीज है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मृतकों के परिजन हैं और उनका DNA सैंपल लिया जा रहा है और वो लोग भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए, दुख की घड़ी में अपने परिजनों के शव को लेने के लिए अब DNA टेस्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। जिस तरह से इस वक्त जो मृत बॉडी है उनकी स्थिति है, इसी को लेकर DNA सैंपल्स मांगे जा रहे हैं। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस तरह से प्लेन क्रैश हुआ, किस तरह से इस बिल्डिंग से टकराया, क्या पोजीशन उस वक्त प्लेन की रखी होगी, ये विस्तार से जानकारी वहाँ पर चाहे DGCA हो या वहाँ पर चश्मदीद हो या मेडिकल स्टाफ हो, सभी अपने अपने तरीके से जो वॉलंटियर्स वहाँ पर काम कर रहे थे उस दौरान उन्होंने ये बताया कि क्या कुछ वहाँ पर देखने को मिला आफ्टर प्लेन क्रैश। ये तमाम जानकारी पुलिस के आला अधिकारी भी इस वक्त मौजूद हैं। जगह जगह अब भी दूर दूर तक इस प्लेन का मलबा फैला हुआ है। बिल्डिंग की हालत आप देखिए क्या हो गई है। ये मेज था, रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ पर रहा करते थे। किस तरह से अलग अलग जगहों पर इस पूरे प्लेन का मलबा बिखरा हुआ है। हर एक जगह पर जाकर प्रधानमंत्री चारों तरफ से वहां पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो आला अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। DGCA के अधिकारी हों या फिर वहां पर जो जांच टीम जांच कर रही है उनके अधिकारी हों, पूरी तरह से एक तरह से कह लीजिए कि जो ब्रीफिंग है वो ली जा रही है। और ये तस्वीर भयानक है। आप सोचिए कि कल जिस वक्त ये हादसा हुआ होगा उस वक्त की तस्वीरें, आज तो बहुत हद तक मलबा हटा लिया गया है वहाँ से। जो शव हैं वहाँ पर अस्पताल, वहाँ से हटाकर अस्पताल भेज दिए गए हैं। शवों का पोस्टमार्टम हो रहा है, DNA टेस्ट हो रहा है। लेकिन आज सुबह का जो ये मंजर है, प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुँचे हैं और इस विमान हादसे की विभीषिका को वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये विमान हादसा हुआ कैसे और फिर उसके बाद क्या हुआ है। वो तमाम बातें इस वक्त जानकारी के तौर पर प्रधानमंत्री जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बोइंग विमान की बात की जाए, ड्रीमलाइनर काफ़ी सेफ विमान माना जाता है। देखिए, अभी भी जो मलबा है विमान का वो इस बिल्डिंग में है, क्योंकि जो फॉरेंसिक की टीम है या DGCA की टीम है वो हर एक एंगल पहलू से जांच कर लेना चाहती है। इसलिए
बहुत हद तक प्लेन के मलबे को वहां पर वैसे ही छोड़ दिया गया है ताकि जांच पूरी होने के बाद इसे वहां से हटाया जाए। इसीलिए अभी चूंकि जांच चल रही है, प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, जानकारी ले रहे हैं और जानकारी लेने के बाद जो प्राथमिक रिपोर्ट डीजीसीए ने दी है उसकी भी एक तरह से कह लीजिए कि ब्रीफिंग इस वक्त प्रधानमंत्री को मिल रही है कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, कितना बड़ा विमान हादसा था, कहाँ चूक हो सकती थी, किस तरह से ये टकराई है, कितनी कैजुअल्टी इस जो एरिया है जहाँ पर ये विमान गिरा वहाँ पर हुई है, कितने लोग इस वक्त घायल हैं। अस्पताल में भी हमने प्रधानमंत्री को देखा था, वो वहाँ पर भी पहुँचे थे और बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो घायल हैं उनसे मुलाकात प्रधानमंत्री की हुई है। तो प्रधानमंत्री एक एक पहलू को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये भारत के इतिहास का या फिर दुनिया में भी अगर बड़े प्लेन एक्सीडेंट या विमान हादसे की बात कर ली जाए तो उसमें से ये एक बड़ा प्लेन क्रैश यानी बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है। भारत में 3 से 4 बड़े जो प्लेन हादसे हुए हैं उसमें से ये एक बहुत बड़ा मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर उड़ान भरने के 2 मिनट के बाद ही ये प्लेन क्रैश कैसे हो गया। सबसे ज्यादा लोगों के मन में यही सवाल है और आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं स्थिति का जायजा तो ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कल क्या हुआ था। उड़ान 1:38 पर बोइंग 171 ने ली और उसके बाद ठीक 2 मिनट के बाद बताया जा रहा है कि 40 पर वे विमान जो है वो क्रैश हो गया, यानी कि सिर्फ एयरपोर्ट से 2 मिनट की दूरी पर यह विमान गिर गया। और फिर आप देखिए किस तरह का मंजर दिखाई दे रहा है। जितनी भी बिल्डिंग थी वो एक तरह से कह लीजिए कि झुलस गई है। जो अंदर की स्थिति थी जिस वक्त ये हादसा हुआ, जब जो विमान था बिल्डिंग से टकराया तो उस वक्त दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो इस बिल्डिंग में लोग थे, नीचे के माले में जो थे वो तो निकलकर बाहर आ गए, लेकिन जो ऊपर के माले में थे वो फंस कर रह गए। धूल का गुबार, आग का शोला और सांस लेने में दिक्कत, बहुत सारी परेशानियां वहां पर लोगों को हुई। ऐसे में सबसे बड़ा काम वहां पर यही देखने को मिल रहा था कि सबसे पहले वहां पर तुरंत फौरी तौर पर रेस्क्यू पहुंचाया गया, जिससे कि जो लोग घायल थे उनको तुरंत मेडिकल फैसिलिटेट किया जा सके, मेडिकल इमरजेंसी दी जा सके। उसके बाद जितनी भी लाशें थी उनको सबको वहां से हटाया गया, अस्पताल पहुंचाया गया, क्योंकि जो परिजन थे वो व्यथित थे, वो अपनों की तलाश कर रहे थे। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि उन तक भी पूरी तरीके से खबर पहुंचाई जाए। हालांकि इस वक्त जो मृतक हैं उनकी पहचान बड़ी मुश्किल से हो पा रही है, उसके लिए डीएनए सैंपल मांगा गया है। आप समझिए कि जिस प्लेन में 1 लाख फ्यूल हो, 1 लाख बैरल का, उसमें आग लगती है तो फिर क्या स्थिति होगी। दूर दूर तक सिर्फ आग के गोले ही वहां पर दिखाई दिए। इसलिए शुरुआती तौर पर यह कहा गया कि जिस तरह का यह विमान हादसा है शायद ही कोई इसमें बचा हो, लेकिन एक व्यक्ति जिनकी जान बची है, विश्वास नाम उनका बताया जा रहा है, कुमार विश्वास रमेश, उनकी जान बच गई है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन इस विमान में सवार 241 लोगों को बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो गई। और जिस बिल्डिंग से ये विमान टकराया वहां पर भी बताया जा रहा है कि 10 रेजिडेंट डॉक्टरों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री इस वक्त यही जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन सभी हिस्सों को देख रहे हैं जहां पर ये प्लेन टकराया है, कैसे टकराया, कितनी क्षति हुई, कौन सा हिस्सा कहां फंसा है, क्या आगे किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो मलबा जगह जगह बिखरा हुआ है, आप समझिए कि जो ड्रीमलाइनर विमान है बोइंग 171 वो कितना बड़ा विमान है। अब देखिए इस विमान हादसे की भी कई सारी बातें सामने आ रही है, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। 2-3 कारण प्रमुखता के साथ है इस विमान हादसे के पीछे जो प्रमुख तौर पर सामने आ रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है। ब्लैक बॉक्स जिसे कहा जाता है, जिसमें पूरा डाटा संग्रहित रहता है एक प्लेन का कि कैसे क्या हुआ होगा जिस वक्त प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उस डाटा को भी अब खंगाला जाएगा, निकाला जाएगा, एक एक बातों को डिकोड किया जाएगा और फिर पता चलेगा कि असल वजह इस प्लेन हादसे की क्या है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है या जो शुरुआती बातें हैं उसमें यही खुलकर सामने आ रहा है कि हो सकता है इंजन
फेल हो गया। हो सकता है कोई बट टकरा गया, या शुरुआती जांच में ये भी खबर आई है कि फ्यूल इंजन तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से दोनों इंजन फेल हो गया। बात ये भी सामने आ रही है